नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल जीएस स्टडी पॉइंट पे। आज हम ज्योग्राफी के बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक को डिस्कस करेंगे, क्योंकि आपको पता है ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। तो ग्लोबल वार्मिंग का सबसे ज़्यादा प्रभाव कहाँ पड़ेगा? महासागरों पे। ठीक है, तो इस दृष्टि से जो है हमारा सागरीय बायोम, ठीक है, सागरीय बायोम यानी कि सागर में पाए जाने वाले जो जीव जंतु होते हैं, यानी कि फ्लोरा और फौना, ठीक है, तो वो मिलकर के क्या बनाते हैं? सागरीय बायोम। तो ठीक है, इसलिए जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। तो सागरीय बायोम आपको पता है, सागरीय बायोम में किसको सम्मिलित किया जाता है? तो सागरीय बायोम जो है उसके अंतर्गत सागर में पाए जाने वाले जीव जंतु यानी पादप और जंतु समुदाय का समग्र अध्ययन करना क्या कहलाता है? आपका सागरीय बायोम कहलाता है। ठीक है, इससे पहले हमने क्या देखा था? जो स्थल भाग के पाए जाने वाले जो स्थलीय बायोम हैं उनको हमने देखा था। तो अगर आपने वो नहीं देखा है तो पहले वो वाला वीडियो देखिए, ताकि आपको क्लियर हो पाए कि बायोम होता क्या है और जो स्थलीय भाग पे जो है किस प्रकार के बायोम पाए जाते हैं। ठीक है, उसके बाद आप ये समझ पाएंगे कि सागरीय बायोम क्या होता है और सागरीय बायोम को समझ पाएंगे कि कैसे काम करता है, ये पूरी इसकी लाइफ साइकिल क्या होती है। ठीक है, तो देखिए सागरीय बायोम क्या होता है? सागरीय बायोम की कुछ ऐसी विशिष्ट विशेषताएं होती हैं, क्योंकि ये स्थलीय बायोम से अलग होता है। पहली बात तो ठीक है, सागरीय बायोम जो होता है अपने आप में एक विशिष्ट बायोम होता है। ये स्थलीय बायोम से पूरी तरह से अलग होता है। जो यहाँ की जीव समुदाय जो यहाँ पे जीव समुदाय पाया जाता है, चाहे वो पादप हो चाहे वो जंतु समुदाय हो, ठीक है, को प्रभावित करती है। सागरीय बायोम में जीवन तथा आहार श्रृंखला, जो जीवन वहाँ का होता है और आहार श्रृंखला होती है, ठीक है, एवं आहार जाल, सूर्य प्रकाश, जल, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन की सुलभता, यानी कितनी मात्रा में वहाँ पे ऑक्सीजन अवेलेबल है, ठीक है, कितना मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड अवेलेबल है, कितना मात्रा में सूर्य का प्रकाश अवेलेबल है, पर आधारित होता है। यानी कि इस पे जो ये इन सब कारकों पे ये आधारित होता है, निर्भर करता है। ठीक है, सागर में जो है प्रकाश जो है नीचे जाने पर क्या हो जाता है? कम होता है। आपने देखा था इससे पहले जो हमने पढ़ाया था महासागरों के बारे में, तो वहाँ पे हमने बताया था कि जैसे जैसे प्रकाश जो होता है गहराई में आता है, जल की गहराई में आता है, तो उसकी प्रकाश की जो तीव्रता होती है वो क्या होती जाती है? कम हो जाती है। ठीक है, तथा 200 मीटर से अधिक गहराई पर जाने पर जो है पूर्णतया समाप्त हो जाता है। यानी कि 200 मीटर की गहराई पर, यानी सागर तल से 200 मीटर की गहराई पर जाने पर जो है प्रकाश जो है पूर्णतः समाप्त हो जाता है। यानी कि उसके 200 मीटर की गहराई से नीचे जाएंगे आप तो वहाँ पे आपको प्रकाश नहीं मिलेगा। ठीक है, इसी प्रकाशित मंडल में जो है प्राथमिक उत्पादक पौधे तथा प्राथमिक उपभोक्ता जूप्लैंक्टन रहते हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि जहाँ पे प्रकाश मिलेगा वहीं पे तो पादप पाए जाएंगे। ठीक है, क्योंकि उनको प्राथमिक उत्पादक जो होते हैं उनको भोजन के लिए प्रकाश चाहिए। ठीक है, तो ऐसे पौधे कहाँ मिलेंगे आपको? जो प्रकाशित जहाँ तक प्रकाश जाता है, यानी कि 200 मीटर की गहराई तक केवल। ठीक है, और जो इनके ऊपर यानी कि जो प्राथमिक पौधे होते हैं, पादप समुदाय होते हैं, इन पर निर्भर करने वाले जो जीव जंतु होते हैं, ठीक है, जैसे जू प्लैंकटन हो गया, एक महत्वपूर्ण सागरीय बायोम को जंतु है ये। ठीक है, तो ये क्या करता है? प्राथमिक जो उपभोक्ता होता है, ठीक है, जू प्लैंकटन, ये प्राथमिक उत्पादक पौधों पर ये निर्भर करता है, यानी कि यहाँ पे ये पाएंगे वहीं पे ये पाए जाएंगे। ठीक है, अधिक गहराई पर जो है रहने वाले प्राणी अवसादों पर निर्भर करते हैं, यानी कि जो अवसाद होता है, सेडिमेंट जो होता है पाया जाता है ज़्यादा अधिक गहराई पर, वो उन पर निर्भर करते हैं, यानी कि वो अपना पोषक तत्व वहाँ से प्राप्त करते हैं। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। अब सागरीय बायोम को हम देख लेते हैं कि कितने मुख्य रूपों में बांट सकते हैं। तो सागरीय बायोम को जो है मुख्य रूप से जो है सागरीय बायोम को 2 प्रमुख भागों में अलग कर सकते हैं या फिर बांट सकते हैं। ठीक है, पहला क्या आपका है? पैलेजिक बायोम। ठीक है, पैलेजिक बायोम। अब पैलेजिक बायोम को भी हम 2 भागों में बांट सकते हैं। एक तो तट तल बायोम, यानी कि जो तट के सहारे बायोम पाया जाता है वो होता है। दूसरा क्या होता है? खुला सागरीय बायोम, यानी कि जो मैरीन एरिया होता है जहाँ पानी भरा होता है, जल भरा होता है। ठीक है, तो पैलेजिक बायोम जो होता है वो 2 भागों में हम बांट सकते हैं। पहला है तट तल बायोम और दूसरा क्या है? खुला सागरीय बायोम। ठीक है, फिर दूसरा भाग क्या है? दूसरा है निचली बायोम। तो निचली बायोम क्या होता है? जो सागर तल होता है, सागर नितल, यानी कि जो महासागर जिनके ऊपर खड़े हैं, स्थित हैं, उनको बोलते हैं निचलीय।
क्षेत्र, ठीक है। और वहाँ पे जो जीव जंतु पाए जाएंगे उसको क्या बोलेंगे, निचली बायोम, ठीक है। तो इसको जो हम दो भागों में मुख्य रूप से बांट सकते हैं ऐसे। और अगर हम प्रकाश की बात करें तो प्रकाश के आधार पर, यानी कि जो प्रकाश कहाँ पे पहुँच रहा है और कहाँ पे नहीं पहुँच रहा है, इसके आधार पर हम जो सागरी बायोम को भी हम दो भागों में बांट सकते हैं। तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो प्रकाश के दृष्टिकोण से जो है सागरी बायोम को दो भागों में बांट सकते हैं। पहला क्या है, प्रकाशित बायोम, यानी कि जहाँ तक प्रकाश पहुँचेगा। दूसरा क्या होगा, अप्रकाशित बायोम, यानी कि जहाँ पे प्रकाश की मात्रा नहीं पहुँचेगी, यानी कि सीमित पहुँचेगी या फिर ना के बराबर पहुँचेगी, ठीक है। तो ये क्या कहलाएगा, आपका अप्रकाशित बायोम कहलाएगा, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे प्रकाश की कोई भी मात्रा नहीं पहुँच रही है, ठीक है। चलिए इसको हम एक फिगर में देख लेते हैं। फिगर में देख लेंगे तो आपको माइंड में अच्छे से बन जाएगा मैप, ठीक है। और आपको अपना एग्ज़ाम में ये तो फिगर बनाना ही बनाना है। तो यहाँ पे देखिए जो पैलेजिक जमाव आपका है, पैलेजिक बायोम जो होता है, तो पैलेजिक बायोम जो यहाँ से स्टार्ट होता है, ठीक है, और ये पूरा यहाँ तक जो है पैलेजिक बायोम के अंतर्गत आएगा। जहाँ जहाँ जल होगा वो पैलेजिक बायोम के अंतर्गत शामिल होगा, ठीक है। और जो आपके निचले गहरी भागों पाए जाते हैं, ठीक है, तो ये दूसरा वाला बायोम होगा आपका तलीय क्षेत्र में जो पाया जाता है, ठीक है। तो ये जो तलीय क्षेत्र होता है ना, जो जहाँ जिसके ऊपर जो है खड़ा है ये महासागर, तो वो उसके अंतर्गत आ जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे देख लीजिए पैलेजिक में भी हम इसको जो है डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। इसमें भी है क्या आपका मध्य पैलेजिक है, गंभीर पैलेजिक है, अति गंभीर पैलेजिक है। ये क्या है, गहराई के अनुसार होते हैं, ठीक है। और ये ऊपर वाला हो जाएगा, ये प्रकाशित मंडल में आता है, प्रकाशित। ये जो नीचे वाले हो जाएंगे 200 मीटर की गहराई के नीचे वाले हो जाएंगे वो अप्रकाशित मंडल हो जाएंगे। और जो प्रकाशित मंडल है उसको हम ये भी बोल सकते हैं कि ऊपरी पैलेजिक, ठीक है, क्योंकि ऊपरी है, ऊपरी वाले हिस्से में है तो ऊपरी पैलेजिक हो जाएगा, ठीक है। तो आपको ये चित्र आपको बनाना है मैप में एग्जाम हॉल के अंदर। तो कैसे बनाना है, बस कुछ नहीं करना है, आपको आधार रेखा खींच दो एक यहाँ, फिर इस तरह की रेखा खींच देंगे ऐसे टेढ़ी बेढ़ी, और फिर नीचे का सागरी तल बना देंगे हम, ठीक है। और फिर इस भाग में देख लेना है आपको कि कहाँ पे पैलेजिक होगा। तो पैलेजिक वाला भाग जो होता है ये सागरी भाग होता है, ठीक है। और यहाँ पे आपको पता है ये महाद्वीपीय मग्न तट होते हैं, फिर महाद्वीपीय मग्न ढाल आ जाएंगे, ठीक है, फिर गहरे सागरी मैदान आ जाएंगे। तो ये तो आपको पता है, इससे पहले जो हमने महासागरी को नित्तल, महासागरी नित्तल को हमने पढ़ा था, तो वहाँ पे हमने देखा था कि महाद्वीपीय मग्न तट क्या होता है, महाद्वीपीय ढाल क्या होता है, गहरे महासागरी मैदान क्या होते हैं। तो वहाँ से आप ये कर लेंगे, ठीक है, आपने ये सब पढ़ लिया हुआ है, ठीक है। चलिए अब आगे देख लेते हैं, आगे देख लेते हैं। तो आगे हम देख लेंगे, अब हम जिस इनके बारे में थोड़ा डिटेल में इनको हम बताएंगे कि कैसे कैसे जो है। यहाँ पे एक फ्लो चार्ट भी मैंने बना रखा है। फ्लो चार्ट में क्या है, मैंने शॉर्टकट में है, आपको कम टाइम में आप जल्दी से याद कर सकते हैं, एग्ज़ाम टाइम है आपका है तो शॉर्टकट में आप याद कर सकते हैं। इसकी सागरी बायोम है, इसको मुख्य दो भागों में बांट दिया, पैलेजिक बायोम हो गया, दूसरा सागर तली बायोम हो गया। सागर तली समझ गए ना, तल जिसके ऊपर महासागर खड़े हैं, ठीक है। फिर पैलेजिक को हम दो भागों में बांट सकते हैं, प्रकाशित बायोम और अप्रकाशित बायोम, ठीक है। फिर सागर तली बायोम को हम तीन मुख्य रूप से भाग में बांट सकते हैं। पहला लिटरल जोन होता है, ठीक है, फिर दूसरा सब लिटरल जोन हो जाएगा, फिर डीप सी बिनेथिक जोन जो गहरे महासागरीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं। तो इनको हमने यहाँ पे देख लिया। चलिए अब लिख लेते हैं, देख लेते हैं कि लिखना कैसे है थोड़ा बहुत इसमें। तो हम एक्सप्लेन करेंगे पैलेजिक बायोम के बारे में पहले। तो पैलेजिक बायोम नंबर 1 पे, तो पैलेजिक बायोम सागर तल से सागर तली तक, ठीक है, यानी कि सागर का जो ऊपरी हिस्सा जहाँ से यानी कि सी लेवल होता है, तो सागर तल के सागर तली तक यानी कि सी बॉटम तक का समस्त जलीय भाग, यानी कि पैलेजिक बायोम के अंतर्गत हम जो जल का एरिया है पूरा उसको काउंट करते हैं, उसको सम्मिलित कहते हैं, ठीक है। इसके निम्न उपभाग हैं। पहला क्या है जाएगा, प्रकाशित बायोम। तो पहला प्रकाशित बायोम, इसकी गहराई कितनी होगी आपको पता है, 200 मीटर होनी चाहिए। क्यों, क्योंकि 200 मीटर से गहराई पे नीचे आने पर क्या होता है, प्रकाश नहीं पहुंचता है। तो पहला हो जाएगा प्रकाशित बायोम। तो गहराई 200 मीटर, ठीक है। इस समस्त मंडल में सूर्य प्रकाश पहुंचता है, परंतु ऊपर से नीचे जाने पर क्या होगा, प्रकाश की मात्रा व तीव्रता घटती जाती है। तो मात्रा और तीव्रता जो है गहराई के साथ साथ क्या होती जाती है, घटती जाती है, ठीक है। दूसरा, अब जो बचा शेष भाग बचेगा वो कैसा कहलाएगा, अप्रकाशित बायोम हो जाएगा। तो अब इसकी गहराई क्या हो जाएगी, 200 मीटर से नीचे, यानी कि 200 मीटर के ऊपर तो प्रकाशित था, अब उसके नीचे क्या हो जाएगा, अप्रकाशित आ जाएगा, ठीक है।
तो वही लिखा हुआ 200 मीटर से नीचे सागर तल तक होती है, ठीक है, इसका क्षेत्र। और इसमें निम्न गौड़ मंडल होते हैं, यानी कि थोड़े छोटे छोटे इनको उपभागों में भी हम इसको बांट सकते हैं। पहला उपभाग कौन सा हो जाएगा? मध्य पैलेजिक मंडल, इसकी गहराई क्या हो जाएगी? 200 से लेकर के 1000 मीटर। फिर गहरे पैलेजिक मंडल, इसकी गहराई क्या हो जाएगी? 1000 से लेकर के 4000 मीटर। फिर अति गहरे पैलेजिक मंडल, तो इसकी गहराई क्या हो जाएगी? 4000 से लेकर के 6000 मीटर तक, ठीक है। तो ये हो गया। अब हम देख लेते हैं सागर तली बायोम, जो दूसरा भाग हमने बांटा था इसका। तो सागर तली बायोम में क्या हो जाएगा? इसके हम 3 उपभाग कर सकते हैं। पहला क्या है? वेलांचली मंडल, इसको बोलते हैं लिटरल जोन। वेलांचली मंडल यानी कि जो कम गहरा है, ज़्यादा गहरा नहीं है, गहराई के आधार पे ही हो रहे हैं, ठीक है। फिर अगला है उपवेलांचली मंडल, तो सब लिटरल जोन हो जाएगा। फिर इसके बाद क्या है? गहरे आ जाएगा, तो गहरे डीप सी बिनेथिक जोन, यानी कि जो तट के सहारे आपको जो दिख रहा है ये तो ये पहला वेलांचली हो जाएगा। फिर दूसरा उपवेलांचली हो जाएगा। तीसरा क्या हो जाएगा? ये जो भाग हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? डीप सी बिनेथिक जोन, ठीक है। सागर तली का मतलब तल का मतलब क्या होगा? जहाँ पे मिट्टी पाई जाए, ठीक है। तो जिनके ऊपर महासागर खड़े हैं उस वाले एरिया की बात कर रहा है। तो महासागर में 2 ही चीज़ें होती हैं, एक तो सागर होगा, दूसरा बात जिसके ऊपर महासागर खड़े हैं, चट्टानें यानी जिनसे बना हुआ है, वहाँ पे अवसाद भी मिलेगा उनको, ठीक है। तो बहुत ही आसान टॉपिक है ये, और यूपीएससी में आया हुआ है ये, ठीक है। तो अगर कोई स्टेट की एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो वहाँ पर भी दोबारा पूछे जाने की संभावना है। साथ में यूपीएससी भी पूछ सकता है क्वेश्चन को घुमा करके, क्योंकि ऑप्शनल में क्या होता है कि क्वेश्चन रिपीट होते हैं, क्योंकि लिमिटेड सिलेबस होता है। तो टीचर कहाँ से पूछेगा? वही उसी चीज़ को बार बार पूछेगा, तो घुमा फिरा करके, ठीक है। चलिए अब आगे देख लेते हैं यहाँ पे कौन कौन से पादप समुदाय और जंतु समुदाय पाए जाते हैं। तो सागरी जीव जो होते हैं, पादप मिलेंगे और जंतु यानी फ्लोरा और फौना को उनके आवास के आधार पर 3 कोटियों में विभक्त किया जाता है, यानी कि 3 भागों में हम इसको बांट सकते हैं। पहला क्या मिलेगा आपको? प्लैंकटन, ठीक है। तो प्लैंकटन ये प्रकाशित मंडल में जल प्लवन करने वाले, यानी जल पे तैरने, प्लवन का मतलब क्या होता है? तैरना। तो जल में प्लवन करने वाले सूक्ष्म स्तरीय पादप तथा जंतु होते हैं, यानी कि बहुत ही सूक्ष्म होते हैं, साधारण आंखों से नहीं दिखाई देंगे, जो आप माइक्रोस्कोप लेके देखेंगे तब दिखाई देंगे, ठीक है। फिर दूसरा आपका है नेक्टन, तो इसके अंतर्गत क्या है? बड़े आकार वाले तैरने वाले जंतु आते हैं, जैसे मछलियाँ। तो नेक्टन किसको बोलेंगे? एक समुदाय हो गया, समूह हो गया, जो तैरने वाले होते हैं और बड़े होते हैं, जैसे बड़ी बड़ी मछलियाँ होती हैं, छोटी मछलियाँ होती हैं, जो साधारण आप जिनको आँखों से देख सकते हैं, ठीक है। फिर बेंथस क्या होता है? तीसरा है, इसके अंतर्गत उन पादपों तथा जंतुओं को सम्मिलित किया जाता है जो सागर तली पर रहते हैं, यानी कि जो सागर का तल है, जो निचला एकदम तल होता है, जहाँ पे मिट्टी पाई जाती है, चट्टानें होती हैं, उन तलों पे जो रहते हैं जीव जंतु, चाहे पादप हो सकते हैं यानी पेड़ पौधे हो सकते हैं, या फिर जीव जंतु हो सकते हैं, वो उनको हम क्या बोलते हैं? बेंथस, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं। चलिए अब हाँ बस इतना ही, इस टॉपिक में इतना ही है, ठीक है। तो ये आपका रहा सागरी बायोम। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। और अगर आप हमारे ज्योग्राफी ऑप्शनल के पेड ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं, ठीक है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मोबाइल नंबर दिया हुआ है, साथ में मैं यहाँ लिख देता हूँ मैं 8860558530, ठीक है। इस नंबर पे आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। और पेड ग्रुप में आपको फ़ायदा क्या मिलेगा? यहाँ पे आपको नोट्स की PDF भी मिल जाएंगी, साथ में जो है आपको टेस्ट सीरीज़ कराई जाएंगी, ठीक है। अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो उसके लिए आप पर्सनल जो है पूछ सकते हैं कॉल करके, हम आपको डाउट को क्लियर कर देंगे, ठीक है। तो ये बहुत ही अच्छा अवसर आपके लिए होगा, ठीक है, क्योंकि बहुत ही कम पैसे में जो आपको हम पूरा कंप्लीट ज्योग्राफी ऑप्शनल करवा देंगे, और एग्ज़ाम से पहले जो आपकी टेस्ट सीरीज़ कराएंगे, जिसका फ़ायदा क्या होता है? आपको लिखने में कोई दिक्कत नहीं होगी, आंसर राइटिंग अच्छी हो जाएगी, और अगर आपके ज्योग्राफी ऑप्शनल में नंबर अच्छे होंगे तो आपके फाइनल सिलेक्शन के चांस अच्छे हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे, और साथ ही में रैंक इम्प्रूव हो, यानी कि अच्छे आने की चांसेस बढ़ेंगे आपके, ठीक है। तो जो लोग ज्योग्राफी ऑप्शनल का पेड ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं, इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं, ठीक है। चलिए फिर आज का वीडियो यहाँ पे ख़त्म करते हैं। आई होप आपको ये वीडियो तो अच्छे से समझ में आ ही गया होगा, क्योंकि मैंने पूरा प्रयास किया हुआ है इसको अच्छे से समझाने के लिए, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छे टॉपिक पर नेक्स्ट